व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसके समर्थक कौन कौन थे। तो पहला, आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन से थे? इसमें सुकरात, डेकार्ट, प्लेटो, कांट, ग्रीन, हेगल, अरविंद घोष, गांधी जी, सापर, हावर आदि ने आदर्शवाद का समर्थन किया था, यानी आदर्शवाद को वो मानते थे कि शिक्षा में लाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद में कौन कौन से लोग थे जो प्रकृतिवाद का समर्थन करते थे? वो है अरस्तु, हांस, कांट, लेमार्क, रूसो, हर्बर्ट, स्पेंसर, लेमार्क, सैमुअल आदि। नेक्स्ट आते हैं हम प्रयोजनवाद में, तो देख लेते हैं इनका समर्थन कौन कौन किया था। तो C.B. पियर्स, विलियम जेम्स, सिलर, जॉन डीवी आदि ने प्रयोजनवाद का समर्थन किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? तीनों वाद में शिक्षा के उद्देश्य को क्या क्या बताया गया है, उस पर आइए देख लेते हैं। पहले आदर्शवाद। आदर्शवादी ईश्वर की सत्ता को मानते थे। वो मानते थे कि ईश्वर है, इसलिए वो उसके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण किए थे। उनके हिसाब से बालक का पहले तो चरित्र का विकास करना चाहिए, क्योंकि बिना चरित्र के विकास के बालक का विकास पूर्ण नहीं माना जाता है। आत्मानुभूति, बालक खुद से शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने आप को जाने और समझे। आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, वो परमात्मा के अस्तित्व को माने और उसका विकास करे। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, आदर्शवादियों का मानना ही सत्यम शिवम सुंदरम था, उनका मोटिव ही यही था। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, जो उनकी संस्कृति है उसको वो सुरक्षित रख के आगे ले जाने का कार्य आदर्शवादी करते थे। पवित्र एवं पुण्य जीवन की प्राप्ति, आदर्शवादी ये मानते थे कि बालक एक पवित्र जीवन की स्थापना करे और उसी जीवन को वो आगे ले जाके जिए। प्रकृतिवाद क्या शिक्षा के उद्देश्य मानते थे? आइए ये देख लेते हैं। प्रकृतिवादी व्यक्तित्व का, यानी वो व्यक्ति के विकास पे ज्यादा जोर देते थे। आत्माभिव्यक्ति, बालक खुद से अपनी अनुभूति करे, उनकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन किया जाए। जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं उनका वो शोधन करने पे जोर देते थे। जीवन संघर्ष के लिए, बालक अपने जीवन को संघर्ष के लिए तैयार करे, ये मानते थे आपके प्रकृतिवादी। अब प्रयोजनवाद क्या मानते हैं, आइए देखते हैं उनका शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उद्देश्य इनका निश्चित नहीं था। आपको पता है कि प्रयोजनवाद में देश काल के हिसाब से उद्देश्य बदलते रहते हैं, एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता था। परिवर्तनशील ही उनका, वो परिवर्तित होते रहते थे। सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, वो चाहते थे सामाजिक व्यवस्था जैसी हो उसको और उन्नत बनाया जाए। सामाजिक कुशलता पर बल, शिक्षा का उद्देश्य वो चाहते थे कि सामाजिकता को ज़्यादा अच्छे से अच्छा उनका बालकों में विकास हो सके। नए मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण, प्रयोजनवाद चाहते थे कि नए नए आदर्श स्थापित हो, नए नए मूल्य स्थापित हो और उनका निर्माण किया जाए। अब आइए पाठ्यचर्या पे प्रकाश डाल लेते हैं। तो पाठ्यचर्या आदर्शवादियों का था, उन्होंने जिन जिन विषयों पे जोर दिया था वो विषय हैं धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा, समाजशास्त्र, साहित्य, भूगोल, इतिहास, कला आदि। यानी ये सारे विषय उनके मुख्य विषय थे जो बालकों को पढ़ना जरूरी था। वो मानवीय मूल्यों पे, यानी आदर्शवादी बालक के मानवीय मूल्यों पे ज्यादा जोर देते थे। आ जाते हैं प्रकृतिवाद। आप सबको पता है कि प्रकृतिवाद प्राकृतिक उसमें ज्यादा यकीन करते थे कि बालक का विकास प्राकृतिक वातावरण में हो। तो ये खेलकूद, बालक का खेलकूद के द्वारा विकास हो। शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, यानी शारीरिक उसका अच्छे से विकास हो, स्वास्थ्य उसका बेहतर हो, वो विज्ञान पे प्रकृतिवाद ज़्यादा जोर देते थे। इसे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि विज्ञान के तत्व को वो मानते थे। पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित आदि उनके ये मूल विषय थे। वैज्ञानिक विषय पे ये ज़्यादा प्रकृतिवाद जोर देते थे कि वैज्ञानिक विषय बालकों को पढ़ाया जाए। देखते हैं इनके मुख्य विषय क्या है प्रयोजनवाद के। तो इन्होंने
स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ग्रह विज्ञान आदि विषयों पे जोर दिया था। सामाजिक विषय यानी जो बालक समाज में रह रहा है, सामाजिक विषयों को ये ज़्यादा सम्मिलित करना चाहते थे। पद्धति में देख लेते हैं आदर्शवादियों का क्या है। आदर्शवादियों की शिक्षण पद्धति कोई निश्चित नहीं थी, यानी वो पहले से कोई भी शिक्षण विधियों को निश्चित नहीं करते थे। समय के अकॉर्डिंग वो स्थितियों को बदलते रहते थे। शिक्षण विधियों को कुछ ऐसी विधियों का वो इस्तेमाल करते थे जिसमें व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, इनका वो प्रयोग करते थे अपने शिक्षण विधियों में। प्रकृतिवाद क्या करते थे, वो ये चाहते थे बच्चा करके सीखे, यानी वो करके सीखने पे प्रकृतिवाद जोर देते थे। शिक्षण पद्धतियां उनके करके सीखने पे थी। अनुभव द्वारा सीखना, बालक अनुभव द्वारा कुछ भी चीजें वो करके सीखता था, उससे जो अनुभव प्राप्त होता था उससे वो ज्ञान हासिल करता था। खेल द्वारा सीखना, बालक खेल खेल के द्वारा, शिक्षण पद्धति उनकी प्रकृतिवाद की यही थी कि बालक खेल खेल के द्वारा चीज़ों को सीखे, शिक्षा हासिल करे। डाल्टन पद्धति उसमें से ये है। अभी हम आपको ये डाल्टन प्रोजेक्ट वगैरह प्रविधियां नहीं पढ़ाए हैं, आगे चल के ये सारी प्रणालियों को पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो डाल्टन प्रविधि में है आपका है कि खेल की विधि के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। अब प्रयोजनवाद क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ये भी करके सीखने पे जोर देते थे, अनुभव द्वारा सीखने पे जोर देते थे कि बालक अनुभव से जो सीखता है। इनकी शिक्षा बाल केंद्रित थी। प्रकृतिवादी की भी शिक्षा बाल केंद्रित थी, इनकी भी बाल केंद्रित थी। और ये प्रोजेक्ट विधि, अपनी शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट विधि को अपनाते थे कि बालक किसी भी प्रोजेक्ट को ले, उसमें करके सीखे और उससे जो अनुभव प्राप्त हो वो शिक्षा में हासिल करे। नेक्स्ट है शिक्षक की स्थिति क्या थी। तो आदर्शवादियों में शिक्षक का स्थान मुख्य था, यानी वो शिक्षक को सब कुछ मानते थे। आदर्शवादी शिक्षक माली के समान था। जिस तरह माली एक पौधे को लगाता है, उसकी देख रेख करता है, उसको बड़ा करता था, वो आदर्शवादी शिक्षक को मानते थे कि वो बालक की देख रेख करता है, उसके विकास के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय शिक्षक करता था। सामाजिक स्वभाव की पूर्ति के लिए, यानी शिक्षक बालक की जो सामाजिकता की पूर्ति है वो शिक्षक के द्वारा ही संभव है। यानी शिक्षक ये बता सकता है कि बालक के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। देख लेते हैं प्रकृतिवाद क्या मानते हैं। तो प्रकृतिवाद शिक्षक का स्थान गौण मानते थे, यानी प्रकृतिवादी शिक्षक को कुछ नहीं मानते थे, वो जो कुछ मानते थे वो प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, यानी प्रकृति के द्वारा ही बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। वो शिक्षक को सामाजिकता से यानी दूषित व्यक्ति मानते थे, जो बालक को भी दूषित कर सकता है। आपको पढ़ा भी चुके हैं, इसलिए वो शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे मानते थे, पर्दे के आगे नहीं। इसीलिए स्थान उनका ना के बराबर था। शिक्षक केवल एक सहायक के रूप में है, यानी शिक्षक का काम बस यही है कि बालक को सही दिशा दिखा दे, पूर्णतः विकास में मदद करने का कोई योगदान नहीं था। प्रयोजनवाद क्या मानते थे, ये शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में मानते थे, यानी ये शिक्षक को सब कुछ मानते थे कि शिक्षक के द्वारा ही बालक का विकास पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक एक ऐसी सामाजिक समस्या उत्पन्न करे जिसमें बालक उन समस्याओं को देखते हुए अपनी रुचि लिखा है और योग्यता के हिसाब से उस समस्या का समाधान निकाल सके। यानी शिक्षक ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे बालक उस समस्या से निकलने के लिए किस तरह से चीज़ों को अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से उसको उस समस्या से निकल सके। यानी प्रयोजनवाद शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, प्रकृतिवाद कुछ भी नहीं मानते थे और आदर्शवाद में भी मुख्य भूमिका थी। आइए अनुशासन यानी डिसिप्लिन को देख लेते हैं कि तीनों वाद में डिसिप्लिन के लिए क्या कहा गया है। तो आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पे बल देते थे, यानी वो चाहते थे कि बालक को प्रभाव डाल के अनुशासित किया जाए, यानी वो किसी भी चीज़ को उसे बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है नियंत्रित अनुशासन, यानी बालक को नियंत्रण में रख के अनुशासित किया जाए, अनियंत्रित ना हो बालक। नेक्स्ट है नियमित नियंत्रित स्वतंत्रता,
यानी बालक को कुछ लिमिट में अनुशासित भी किया जाए और लिमिट में उसको स्वतंत्रता भी दी जाए ताकि वो चीज़ों को कर सके। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से उसे अनुशासित करने के लिए उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए। आदर्शवादी ये मानते थे। प्रकृतिवाद, मुक्त अनुशासन, वो चाहते थे कि बालक को प्रकृति अनुशासित करे, कोई ऊपर से कोई अध्यापक या कोई और अनुशासित ना करे। प्रकृति के परिणामों पे आपको वो एक उदाहरण भी दिए थे कि प्रकृति उसको अनुशासित करने के लिए बालक आग में हाथ डालता है और प्रकृति ही उसे दंडित करती है, यानी उसका हाथ जला के उसे दंडित करती है। अध्यापक या कोई और उसे दंड नहीं देता है, प्रकृति ही उसे दंड देगी। अनियंत्रित स्वतंत्रता, यानी बालक का कोई नियंत्रण नहीं था उसकी स्वतंत्रता पे, वो जो मर्जी करे, जैसा मर्जी उसको वो करे, दंडित उसे प्रकृति ही करेगी। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। इन्होंने भी छूट दी है लेकिन वो सीमित छूट थी। जहां उन्हें लगा बालक को छूट देना है वहां छूट देते थे, जहां लगा कि नहीं इन्हें अनुशासन में रखना था तो वहां वो अनुशासित बालक को किए। सामाजिक अनुशासन। प्रयोजनवाद ये मानते थे कि बालक एक सामाजिक प्राणी है तो उसे सामाजिक अनुशासन पे ज्यादा जोर दिया गया था। स्कूल देख लेते हैं तीनों वाद में स्कूल का क्या महत्व था। आदर्शवाद बालक को नियमित शिक्षा देने का एक स्थान स्कूल को मानते थे, यानी उनका मानना था कि बालक जहाँ शिक्षा हासिल करता है, जो चार दीवारी है उसमें वो ज़्यादा अच्छे से नियमित होकर शिक्षा हासिल कर सकता था। स्कूल एक सुंदर उपवन, उन्होंने स्कूल को एक उपवन यानी एक बाग बगीचे का नाम दिया है, जो स्कूल एक सुंदर उपवन की तरह होता है जहाँ बालक जाके शिक्षा को हासिल करता है। प्रकृतिवाद तो पूरी प्रकृति को ही बालक का स्कूल मान लेते हैं। वो बालक को बंद करके चार दीवारी में शिक्षित करने के विरोधी थे। उनके हिसाब से पूरी प्रकृति ही बालक का स्कूल है। स्कूल प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वातावरण के रूप में वो मानते थे कि अगर बालक को बंद दीवार में भी अगर शिक्षित किया जा रहा है तो वो उसका खुला वातावरण होना चाहिए, यानी वो प्राकृतिक उसमें रह के ज़्यादा अच्छे से शिक्षा हासिल कर लेता है। अब आते हैं प्रयोजनवाद, देखते हैं उनका स्कूल में क्या है। प्रयोजनवाद मानते हैं कि स्कूल एक प्रयोगशाला है जहाँ बालक नए नए प्रयोग के द्वारा चीज़ों को सीखता है। समाज का लघु रूप, प्रयोजनवाद ये मानते हैं कि समाज का लघु रूप विद्यालय है जहाँ बालक आता है और समाज में उठने बैठने बोलने खाने पीने की शिक्षा हासिल करता है और समाज में रहने लायक एक व्यक्ति का निर्माण स्कूल करता है। आते हैं आधारभूत सिद्धांत की ओर, देख लेते हैं आदर्शवादी के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से थे। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण। आदर्शवादी ये मानते थे कि सामाजिक वातावरण बालक को दिया जाए, भौतिक वातावरण बालक को दिया जाए ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके। निश्चित उनकी शिक्षा होती थी, यानी उन्हें जो शिक्षा देना था वो पहले से ही निश्चित होती थी कि इस तरह की बालक को शिक्षा देनी है। व्यक्तित्व का उन्नयन, यानी उनके व्यक्तित्व के विकास उनके सिद्धांत के अंतर्गत थे। प्रकृतिवाद क्या मानते थे? शिक्षार्थी की प्रकृति के अनुसार, यानी बालक का जैसा नेचर है वैसी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। प्रकृति एक तत्ववादी था, यानी वो पूरे तत्व को केवल एक तत्व मानते थे जो प्रकृति था। बालक के वर्तमान जीवन के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए कि वो वर्तमान जीवन को कैसे उन्नत बना सके, ये आधारभूत सिद्धांत थे। प्रयोजनवाद शिक्षा को बालक का केंद्र बिंदु मानते थे, बालक को ही वो सब कुछ मानते थे। बालक की क्रियाओं एवं प्रयत्नों पर, यानी बालक जो कार्य करता है उस पे वो ज़्यादा बल देते थे। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पे बल देते थे कि बालक जिस समाज में रह रहा है उसके हिसाब से उसको शिक्षा देनी चाहिए। ये आधारभूत सिद्धांत थे। अब शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है वो देखते हैं। शिक्षा का केंद्र शिक्षक तथा पाठ्यक्रम था। ये आदर्शवादी मानते थे कि मेन फोकस उनका शिक्षक और पाठ्यक्रम था कि अगर शिक्षक और पाठ्यक्रम अच्छा होगा तो वो बालकों को ज़्यादा अच्छे से शिक्षित कर पाएगा। मानसिक शक्ति, बालक की मानसिक शक्ति को वो स्ट्रॉन्ग करने पे आदर्शवादी जोर देते थे। पुस्तकीय ज्ञान, आदर्शवादी चाहते थे कि बालकों को
पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त हो सके, उनकी विचारधारा स्थिर थी, यानी बदल नहीं रही थी, स्थिर विचारधारा वाले आदर्शवादी थे। शिक्षा के सिद्धांत में प्रकृतिवाद क्या थे वो देख लेते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षक को गौण मानते थे, आपको पता है, लेकिन बालक को वो केंद्र बिंदु मान के शिक्षा के सिद्धांत को बनाए थे। प्रकृतिवाद मानते थे कि वो पुस्तकों का वो घोर विरोधी थे, वो प्रकृति को ही मानते थे कि वो बालक को शिक्षित करेगा, पुस्तकीय ज्ञान नहीं उनको बच्चों को देने के उसमें थे। व्यक्तिगत शिक्षा के महत्व को मानते थे, यानी व्यक्तिगत बालक एक व्यक्ति है, उसकी शिक्षा पे जोर देते थे। प्रगतिशील विचारधारा, प्रकृतिवादियों की विचारधारा प्रगतिशील थी, आगे चलने वाली थी, रुक के नहीं, इनकी थी कि एक विचारधारा थी वही स्थिर थी, लेकिन इनकी विचारधारा प्रगतिशील बदलती रहती थी और आगे बढ़ती थी। केवल प्रयोजनवाद में शिक्षा के सिद्धांत देख लेते हैं, केवल सामाजिकता पे ये बल देते थे, यानी इनका मानना था कि बालक एक सामाजिक प्राणी है, तो वो सामाजिकता पे ज्यादा बल देते थे। नेक्स्ट है, वो बालकों को प्रयोग और अनुभव पे बल देते थे कि बालक प्रयोग करे और ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करे। प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील था, यानी समय समय पे इनके शिक्षा के सिद्धांत बदलते रहते थे। ये मेरा तुलनात्मक अध्ययन था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।